नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है एक बार आपका राहुल सकलानी एकेडमी में। तो दोस्तों, कल हमने हिंदी का टॉपिक देखा था। आज मैं जीएस वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का प्रस्तावना, जिसमें हमारा पूरा संविधान जुड़ा हुआ है। किससे? प्रस्तावना में पूरा संविधान समाहित है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने पूरी प्रस्तावना यहाँ पर लिख रखी है। इसी के माध्यम से आज मैं आपको पूरी प्रस्तावना को समझा दूंगा। ठीक है, प्रस्तावना कह लो, प्रियम्बल कह लो या उपदेशिका कह लो। ठीक, तो देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझते हुए चलते हैं। और ये क्लास किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 से 2 नंबर का हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब व्यक्तियों को शेयर करें और खुद भी देखना और नोट्स प्रॉपर बना लेना इसके। ठीक है, तो देखो, हम भारत के लोग, प्रस्तावना या उपदेशिका। अब प्रस्तावना या उपदेशिका का जो स्रोत है, उस स्रोत को कहां से माना जाता है? प्रस्तावना यानी ली कहां से गई है? तो प्रस्तावना का देखो, प्रस्तावना का जो बात कर रहे हैं, तो प्रस्तावना का विचार हमने ग्रहण कर रखा है अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा ले रखी है हमने ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है? तो प्रस्तावना का विचार लिया गया है कहां से? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। अब प्रस्तावना का आधार क्या था? तो प्रस्तावना का आधार माना जाता है उपदेश प्रस्ताव को। प्रस्तावना का आधार क्या माना जाता है? उपदेश प्रस्ताव को। अब देखो क्वेश्चन बनेगा, उपदेश प्रस्ताव रखा किसने था? जब हमारी संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो संविधान के निर्माण के लिए बैठकें हुई थी, जिसमें पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को 1946, और तीसरी बैठक हुई थी उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी बैठक हो रही है 13 दिसंबर 1946 को, और इसी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था उपदेश प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में उपदेश प्रस्ताव को रखा गया था। इस उपदेश प्रस्ताव को इस दिन पारित नहीं किया गया, यह बात याद रखना। यह उपदेश प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित नहीं हुआ, बल्कि उपदेश प्रस्ताव पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। उपदेश प्रस्ताव को पास कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को उपदेश प्रस्ताव को पास किया गया, और यही उपदेश प्रस्ताव बाद में बना संविधान सभा का प्रस्तावना का आधार। और 13 दिसंबर 1946 को उपदेश प्रस्ताव को रखा किसने है? तो 13 दिसंबर 1946 में उपदेश प्रस्ताव को रखा था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और यही उपदेश प्रस्ताव बाद में हमारी संविधान सभा की प्रस्तावना का क्या बना था? आधार बना था। तो अब हम देखते हैं संविधान सभा की जो प्रस्तावना है उसमें लिखी क्या बात की है। तो हमारे संविधान सभा की प्रस्तावना में सबसे पहला नाम जो आता है वो लिखा गया है हम भारत के लोग। क्या लिखा गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, यानी इस शब्द का मतलब क्या है? कुछ मतलब होगा। हम भारत के लोग से मतलब है भारत की संपूर्ण जनता, भारत की जनता के द्वारा हम भारत के लोगों ने मिलकर ही इस भारतीय संविधान का निर्माण कर रखा है। यहां पर हम भारत के लोग मतलब है भारतीय जो जनता है, इसी भारतीय जनता के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा है। हम भारत के लोग। तो क्वेश्चन बनेगा, भारतीय जो हमारा भारत का संविधान है, भारत के संविधान में सर्वोच्च कौन है? हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग मतलब क्या हो गया? भारत के लोग यानी भारत की जनता। तो इससे हमें ये बात पता लगती है कि भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च है, तो भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च है वो है भारत की जनता। किसी भी नेता को हम पार्लियामेंट में भेज रहे हैं तो वो हम भेज रहे हैं, ठीक है, वो हमारे ऊपर आश्रित है। यानी भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च है वो कौन है? भारत की जनता। भारत की जनता जब जिसे चाहे ऊपर उठा दे, जब जिसे चाहे नीचे गिरा दे। ठीक, तो भारतीय संविधान में जो सर्वोच्च होती है वो होती है जनता। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ही संविधान का निर्माण कर रहे हैं। संविधान का निर्माण कर क्यों रहे हैं? तो संविधान का निर्माण कर रहे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संप्रभुता। इनडायरेक्टली कह रहे थे वो, हम इसे कह देते हैं संप्रभुता।
संप्रभुत्व। हम भारत के लोग भारतीय संविधान का निर्माण क्या पाने के लिए कर रहे हैं? संप्रभुता पाने के लिए, समाजवाद पाने के लिए, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। यानी हम भारत के लोग भारतीय संविधान का निर्माण इसलिए कर रहे हैं, संप्रभुत्व बनाने के लिए भारत को, समाजवादी बनाने के लिए, पंथनिरपेक्ष बनाने के लिए, लोकतांत्रिक बनाने के लिए और गणराज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। अब इसमें एक शब्द निकल के आ रहा है, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या है यहां पर? संप्रभुता। तो संप्रभुता का यहां पर शब्द निकल के आ रहा है, संप्रभुता। तो देखो, संप्रभुता यानी स्वयं का प्रभु। संप्रभुता मतलब क्या हो गया? स्वयं का प्रभु। संप्रभुता से मतलब है स्वयं का प्रभु, यानी हमारे ऊपर कोई भी सर्वोच्च शक्ति नहीं है, जो है हम ही है। यानी जो हमारा देश है एक संप्रभु राष्ट्र। कोई दूसरा देश हमारे आंतरिक मामले या बाहरी मामलों का क्या होगा? हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारा मामला है तो उसका सुलझाव भी कौन करेंगे? हम ही करेंगे, चाहे वो हमारा आंतरिक मामला हो चाहे बाहरी मामला हो। जैसे जम्मू कश्मीर धारा 370 हटाई, हमारा आंतरिक मामला था तो वो हमने क्या किया? हटा दिया। उसमें कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। संप्रभु राष्ट्र मतलब हो गया स्वयं के प्रभु, जो हम चाहे वो कर सकते हैं खुद के लिए। दूसरा शब्द यहीं पर से निकल के आ रहा है, समाजवादी। कौन सा शब्द निकाल के आ रहा है? समाजवादी। समाजवादी शब्द बहुत इंपोर्टेंट है। समाजवादी शब्द देखो, समाजवादी देखो, समाजवाद का जो जनक माना जाता है, समाजवाद शब्द हमने ले रखा है रूस से, रशिया से ले रखा है। और समाजवाद का जो जनक माना जाता है, समाजवाद का जनक माना जाता है हम के द्वारा, किसके द्वारा? समाजवाद का जनक हम लोग मानते हैं लेनिन को। और लेनिन, अगर बात करें यूरोपीय कंट्रियों की, तो यूरोपीय कंट्रियों में समाजवाद का शब्द का मतलब होता है एक क्रांति से। लेकिन भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है, ये आधारित है गांधीवादी अवधारणा और जो है नेहरू जी की अवधारणा। नेहरू जी की अवधारणा और गांधीवादी अवधारणा पर आधारित है। कौन सा? समाजवाद। समाजवाद से मतलब है कि हमारे द्वारा जो सरकार बनाई जा रही है, वो सरकार भारत के लोगों के लिए, भारत की जनता के लिए कुछ नीतियां बनाएगी जो कि भारत के लोगों का क्या कर सके? अच्छे के लिए काम करे। जैसे सरकारी बस चला दी, सरकारी हॉस्पिटल्स खोल दिए, सरकारी गवर्नमेंट जॉबें निकाल ली हैं, यानी सबके लिए क्या करे? समाजवाद, यानी सबके लिए अच्छे कार्य करे। तो उससे मतलब है यहाँ पर किसका? समाजवाद का। और समाजवाद का जनक माना जाता है मूल रूप से पूरे विश्व में लेनिन को। किसे माना जाता है? लेनिन को। इसके बाद एक शब्द निकल के आता है पंथनिरपेक्ष। देखो, भारतीय संविधान में ही निकल के आता है पंथनिरपेक्ष, या इसी को कह देते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, यानी जो हमारा भारत देश है, हमारे देश का जो हमारे देश में जो सरकार है, सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा। ये बात याद रखना, सरकार का कोई भी धर्म नहीं होगा। और जो सरकार नीतियां बनाएगी, हर धर्म के लिए नीतियां बनाएगी, किसी एक विशेष धर्म के लिए नीतियां नहीं बनाएगी। सरकार के लिए हर धर्म समान है और उसका कोई भी एक पर्टिकुलर धर्म हमारे देश का नहीं है। इसका मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष। लेकिन इसी धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष को गांधी जी के द्वारा अलग अलग बताया। गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि धर्म के बिना जीवन शून्य है। धर्म के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, बल्कि धर्म से अलग हो सकता है। और धर्म से अलग हो सकता है वो पंथ बन सकता है। जैसे मैं कह लूं हीनयान और महायान, मैं कह लूं श्वेतांबर और दिगंबर, मैं कह लूं जैसे मुस्लिम धर्म होता है शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी क्या है? पंथ है। लेकिन धर्म कौन सा है? मुस्लिम धर्म है। गांधी जी का मानना था कि धर्म से कोई भी व्यक्ति अलग नहीं हो सकता है, बल्कि पंथ से अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं होगा और देश के द्वारा जो नीतियां बनाई जाएंगी वो सभी धर्मों के लिए बनाई जाएंगी और सभी धर्मों के हित के लिए बनाई जाएंगी, ठीक। इसके बाद है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक मतलब हो गया, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन कहलाता है लोकतंत्र। इसके बाद एक शब्द निकल के आ रहा है गणराज्य। देखो, लोकतंत्र और गणराज्य में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, समझते हैं कि लोकतंत्र और गणराज्य सेम ही है, लेकिन अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। गणराज्य, गणराज्य से मतलब होता है, देखो किसी भी देश में एक होता है हेड ऑफ
नेशन और एक होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ नेशन यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, कि राष्ट्रपति क्या है, वंशानुगत पद है। जैसे मैं कह लूं ब्रिटेन में राजा और रानी का पद कैसा है, वंशानुगत पद है, वो गणराज्य नहीं है। लेकिन हमारा देश भारत कैसा देश है, गणराज्य देश है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे देश में जो हेड ऑफ नेशन है, जो देश का सर्वोच्च पद है, उसका क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। जब मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का क्या, उसके बाद आर्टिकल आएगा राष्ट्रपति का क्या, निर्वाचन वाला पोर्शन आ जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में बता दूंगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर क्या चुना जाता है, राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो राष्ट्रपति का यहाँ पर चुनाव हो रहा है, हेड ऑफ नेशन का चुनाव हो रहा है। इसीलिए हमारा देश कैसा है, गणराज्य है, क्योंकि यहाँ पर देश का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत न होने के बावजूद क्या उसका चुनाव किया जा रहा है। ठीक है, देखो हम भारत के लोग मिलकर के एक ऐसे देश को बनाना चाह रहे हैं जो कि संप्रभु राष्ट्र हो, समाजवादी राष्ट्र हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक हो, गणराज्य हो। बनाने के लिए अब हमने ये बना दिया, तो इससे हमें मिल क्या रहा है, तो इससे हमें मिल क्या रहा है, इतनी चीजें हमें बनाने से मिल रही है। हमें मिलेगा क्या, न्याय। कौन सा न्याय, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो क्वेश्चन आता है, समझो क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और कौन सा न्याय, राजनीतिक न्याय। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पर ऑप्शन में दे देता है धार्मिक न्याय। क्या धार्मिक न्याय की चर्चा प्रस्तावना में है, तो धार्मिक न्याय की चर्चा प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में सिर्फ 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं जिसमें हमें 3 प्रकार के न्याय मिलेंगे, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय यानी किसी भी व्यक्ति के साथ समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी वंश से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी संबंधित हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो मैं 15 किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह शब्द कहता है कौन सा, सामाजिक न्याय की, कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक आधार पर कोई कमजोर वर्ग का है, गरीब वर्ग का है और दूसरा अमीर वर्ग का है, तो हमारी जो सर्वोच्च सत्ता है, सुप्रीम कोर्ट मान लो केस चले गया, तो गरीब व्यक्ति के लिए अलग न्याय और अमीर व्यक्ति के लिए अलग न्याय की चर्चा होगी। अडानी जी के लिए अलग न्याय, आपके लिए अलग न्याय, ऐसा तो वर्णन है नहीं। अगर एक खून अडानी जी कर रहे हैं, एक खून तुम कर रहे हो, तो दोनों के लिए न्याय की चर्चा कैसी होगी, बराबर होगी। ठीक है, कैसा न्याय हो जाएगा, आर्थिक स्तर पर कोई व्यक्ति चाहे कमजोर हो, आर्थिक तौर पर चाहे कोई व्यक्ति क्या हो, उच्च में हो, तो उस व्यक्ति के लिए न्याय की चर्चा क्या होगी, समान न्याय की चर्चा है। इसके बाद राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय बात करें तो राजनीतिक न्याय में भी सबके लिए समान न्याय की चर्चा है। राजनीतिक तौर पर कोई व्यक्ति मान लो गरीब है, गरीब व्यक्ति भी वोट की कीमत 1 होगी, वहीं अंबानी जी के वोट की कीमत भी क्या होगी, 1 होगी। गरीब वर्ग का व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, अमीर वर्ग का व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है, तो ये भी चुनाव लड़ सकता है। तो कौन सी न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक न्याय की चर्चा है, आर्थिक न्याय की चर्चा और राजनीतिक न्याय की चर्चा है। ठीक है, इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है। कौन सी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। समझना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, इनकी हमें क्या है, स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखो मेरे मन में कोई विचार आया, जैसे मैं बौद्ध धर्म को ले लूं, मैं कह लूं महावीर गौतम बुद्ध जी, देख लो गौतम बुद्ध जी के दिमाग में कोई विचार आया,
गौतम बुद्ध के दिमाग में कोई विचार आया, बुद्ध जी ने उसे विचार को क्या कर दिया, लोगों के सामने अभिव्यक्त किया। गौतम बुद्ध जी के दिमाग में कोई विचार आया, गौतम बुद्ध जी ने उस विचार को अभिव्यक्त किया। जैसे ही अभिव्यक्त किया तो लोग उसमें क्या करने लग गए, विश्वास करने लग गए। लोग उसमें क्या करने लग गए, विश्वास करने लग गए। जब लोग विश्वास करने लग गए तो विश्वास करने के कारण लोगों ने उसे अपना क्या बना लिया, धर्म बना लिया। लोगों ने उसे क्या बना लिया, अपना धर्म बना लिया। और लोग उसमें क्या करने लगे, पूजा पाठ यानी उपासना करने लगे। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा। विचार, मेरे मन में कोई विचार आया, मैंने उस विचार को अभिव्यक्त किया। उस विचार को जो मैंने अभिव्यक्त किया उसमें लोगों का क्या हो चुका है, विश्वास हो चुका है। उस विश्वास के कारण लोगों ने उसे क्या मान लिया, धर्म मान लिया और उसकी क्या करने लगे, पूजा करने लगे, उपासना करने लगे। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की चर्चा। आगे देखें, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। कितने प्रकार की समानता की चर्चा है प्रस्तावना में, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना हमें 2 प्रकार की समानता की चर्चा दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समानता प्रदान करता है कौन, हमारे संविधान की प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी सबके लिए अवसर क्या है, समान खुले हुए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, और सभी व्यक्तियों की प्रतिष्ठा होगी, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान में आज तारीख, देखो बंधुता मतलब हो गया भाईचारे की भावना, यानी हमारे संविधान में बंधुता शब्द का भी प्रयोग किया गया। यानी हमारे संविधान में बंधुता शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि देश में जितने भी लोग हैं उन सभी व्यक्तियों में किसकी भावना है, भाईचारे की भावना है। क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस डेट की चर्चा है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 की चर्चा है। देखो, अपनी इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस डेट की चर्चा है वो है 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 को ही हम अपने जो प्रस्तावना है इसे क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित। यानी जो हमारा संविधान है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो भारतीय संविधान का हमारा जो भारतीय संविधान है इसे आंशिक रूप से कब लागू किया गया था, तो भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था क्योंकि इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। रावी नदी के किनारे लाहौर में हमने स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की थी वर्ष 1930 से। 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस बनाते आ रहे थे। तो उस 26 जनवरी हुआ करती थी, डेट हुआ करती थी 26 जनवरी, वर्ष हुआ करता था 1930। तब से हम क्या बनाते आ रहे थे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस। हमारा संविधान पूर्ण रूप से बन जाने के बाद भी 26 नवंबर को हमने संविधान को लागू नहीं किया कि इस डेट का महत्व खत्म ना हो जाए, यानी 26 जनवरी के डेट का महत्व खत्म ना हो जाए, इसीलिए हमने 26 नवंबर को पूर्ण रूप से संविधान को लागू नहीं किया। बनने के बावजूद हमने इस दिन लागू किया था 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से, और इस दिन हमने आर्टिकल लागू किए थे कितने, 16। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को आंशिक रूप से लागू किया और इस दिन संविधान में लागू किए गए थे 16 आर्टिकल, और लेकिन आर्टिकलों की टोटल संख्या कितनी है, 395। जो 395 आर्टिकल लागू किए गए थे 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस डेट की चर्चा है वो डेट है 26 नवंबर 1949 की चर्चा है। तथा क्वेश्चन पूछा गया था किस संवत की चर्चा है, तो ये चर्चा है विक्रम संवत की। किस संवत की चर्चा है, तो विक्रम संवत की चर्चा है संविधान में, और विक्रम संवत के अनुसार जो वर्ष है वो है 2006। कौन सा है, 2006 विक्रमी को। ठीक है, एतत् द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी हम भारत के लोग एक ऐसा राष्ट्र बना रहे हैं जिसमें हमें मिलेगा संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, जिससे हमें मिलेगा न्याय, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें मिलेगी। इससे कौन सी अवसर और प्रतिष्ठा की क्या समानता, ये चीजें मिलेंगी हमारे भारतीय संविधान का जब
हमारा भारतीय संविधान निर्माण पूर्ण हो जाएगा और भारतीय संविधान क्या होगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ विवाद भी आए थे। ठीक है, प्रस्तावना में कुछ संशोधन हुए थे, जैसे देखने पड़ेंगे। प्रस्तावना एक बार संशोधन हो चुका है, इसका केस चला था। सबसे पहला केस प्रस्तावना में चलाया गया था बेरू-बारू बनाम भारत संघ सरकार, बेरू-बाड़ी बनाम भारत संघ सरकार। ये केस हुआ था वर्ष 1960 में। इस केस में हुआ क्या, यह केस ठोका गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मुद्दा उठा कि भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता। किस केस में उठ चुका है, बेरू-बाड़ी बनाम भारत संघ सरकार केस में 1960 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस केस में प्रस्तावना में संशोधन करने से मना कर दिया। क्यों मना किया, कारण क्या था, हमारे किसका, सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हमारी प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, अंग नहीं है, भारतीय संविधान का अंग नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इसमें क्या नहीं हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है। आर्टिकल 368 के द्वारा, आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है। ये बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने बेरू-बाड़ी बनाम भारत संघ सरकार में। इसी के कुछ समय बाद वर्ष 1973 में एक केस और आया और ये केस था केशवानंद भारती बनाम भारत संघ सरकार या फिर केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्ष 1973। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि केशवानंद भारती केस कब आया था, तो केशवानंद भारती केस आया था वर्ष 1973 में। और केशवानंद भारती केस में एक बार फिर वही मुद्दा उठा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या संशोधन हो सकता है। तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात से मुकरना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने माना हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। क्यों, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग ही नहीं, भारतीय संविधान का अंग ही नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की आत्मा है। आत्मा जैसे हमें दिखाई नहीं देती है, देखो इंसान है, इंसान की आत्मा क्या दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती, उसके बावजूद वो शरीर का क्या है, एक अंग है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बात मानी थी कि भारतीय संविधान का भाग है क्या प्रस्तावना, भाग ही नहीं है बल्कि आंतरिक भाग है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में किया गया और इसके तहत हमारी प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 नए शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वो 3 नए शब्द है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, आज हमने जान लिया है कौन कौन से प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना का जो विचार है ले रखा है अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा कहां से ले रखी है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का आधार क्या था, उपदेश प्रस्ताव रखा किसने था, नेहरू जी ने। 13 दिसंबर 1946 को पास कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। इसके बाद मैंने बोला हम भारत के लोग एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। वो सब चीजें शॉर्ट फॉर्म में किसमें लिखी गई है, प्रस्तावना में, जिससे हमें क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। कौन सा न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की मैंने बोला समानता, 2 प्रकार की स्वतंत्र समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस डेट का उल्लेख है, तो उल्लेख है 26 नवंबर 1949 को। किस संवत का उल्लेख है, शक संवत या विक्रम संवत, तो विक्रम संवत का उल्लेख है और विक्रम संवत कौन सा, 2006। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केस उठा था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था केस, वो उठा था, पहला केस उठा था बेरू-बाड़ी बनाम भारत संघ सरकार 1960 और दूसरा केस आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्ष 1973, जिसमें अभी तक की सबसे ज्यादा जजों की बेंच बैठी थी। और ये केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान का हिस्सा है, भारतीय संविधान का अंग है प्रस्तावना। और इसी के बाद संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976, जिसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ही हमारे जवाहरलाल नेहरू
भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है भारतीय संविधान की आत्मा। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान की आत्मा, तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। और वहीं बात करें केटी शाह की, बात करें हम केटी शाह की, तो केटी शाह ने प्रस्तावना को आंतरिक कर्मकांडी बताया है। आंतरिक कर्मकांडी प्रस्तावना को केटी शाह के द्वारा बताया गया आंतरिक कर्मकांडी। वहीं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कहा था भारतीय संविधान की आत्मा। तो दोस्तों ये जितने भी टॉपिक हैं, जो चीज बताइए नोट कर लेना अच्छे से। कोई भी एग्जाम दो, आपके हर एग्जाम में प्रस्तावना से संबंधित एक न एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो जितने भी आपके साथ वाले पढ़ने वाले हैं उन सभी को ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से क्या हो, जुड़ पाए। तो धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।